हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। चलो तो देखते हैं पहला सवाल। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट। तो वर्नर ने, हमें पता है कि कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है ये बताने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए उनकी थियोरी में। तो हम लोग एक एक करके उनके पोस्टुलेट्स को समझते हैं। ओके, तो पहले उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल्स है इनके पास दो टाइप के वैलेंसेस है। ओके, पहला है प्राइमरी वैलेंस और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंस। ओके, अब ये जो प्राइमरी वैलेंसेस है जो मेटल की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये सेटिस्फाई की जाती है बाय नेगेटिव आयंस, और ये नेगेटिव आयंस नॉर्मली आयोनाइजेबल होते हैं। ओके, अब इस चीज़ को समझते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि वर्नर ने इन कंपाउंड्स पर स्टडी किया था, इन कंपाउंड्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, हमें पता है। ओके, COCl3.NNH3 वाले कंपाउंड्स पर। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो कोबाल्ट जो है इसका प्राइमरी वैलेंस जो है इन तीनों भी कंपाउंड्स में, तो प्राइमरी वैलेंस मतलब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में, तीनों भी कंपाउंड्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। ओके, आप तो ये समझ ही सकते हो, ये न्यूट्रल है, ये -3 है, तीनों भी। तो मतलब ये एक -1 है तो तीनों भी -3 हो गए, तो इस केस में तीनों भी +3 हो गए। तो इसका मतलब कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंस जो है ये 3 है। ओके, तो ये सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये देखो, 3 क्लोराइड आयंस। ओके, अब ये जो 3 क्लोराइड आयंस है या फिर ये जो क्लोराइड आयंस है ये बाहर निकल रहे हैं मेटल को छोड़ के एज क्लोराइड आयंस। ओके, तो इसीलिए इनको आयोनाइजेबल बोला है। ओके, और नॉर्मली बोला है। अब ये चीज समझने वाली बात है कि सारे जो नेगेटिव आयंस है जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे के सारे आयोनाइज हो ही, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये ऐसे वर्नर ने, मतलब उसको कैसे पता चला? देखो, ये हम लोग ने देखा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो COCl3.NNH3 के कंपाउंड है इनको इन्होंने ट्रीट किया। ओके, सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्सेस में। ओके, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। तो हुआ क्या, ये जो क्लोराइड आयंस थे जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे, ये मेटल को छोड़ के चले जा रहे थे। ओके, ये क्लोराइड आयन बन के बाहर निकल रहे थे, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं ये आयोनाइजेबल है। ओके, आयंस के फॉर्म में बाहर निकल रहे। और अब हर एक केस में देखो, इस केस में 3 क्लोराइड आयंस बाहर निकल रहे, AgNO3 के Ag+ के साथ मिल के Ag+, मतलब 3 Ag+ और 3 Cl- मिल के 3 AgCl बना रहे। ऐसे ही इस कंपाउंड के केस में देखो, अब यहाँ पर देखो तीनों के तीनों क्लोराइड आयंस बाहर नहीं निकल रहे, इसमें से सिर्फ 2 ही बाहर निकल रहे। ओके, 2 क्लोराइड आयंस बाहर निकल रहे, 2 Ag के साथ मिल के 2 AgCl बना रहे। यहाँ पर एक क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है, एक Ag+ के साथ मिलके एक AgCl बना रहा है। ओके, इससे उनको पता चला कि सारे क्लोराइड आयंस या फिर सारे जो नेगेटिव आयंस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये आयोनाइजेबल नहीं होंगे। ओके, कुछ कुछ नॉन आयोनाइजेबल भी होंगे। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम सेकेंडरी वैलेंस समझने के बाद हमें समझ में आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं सेकेंडरी वैलेंस। तो अब सेकेंडरी वैलेंस वर्नर ने बताया कि मेटल की सेकेंडरी वैलेंस जो होती है वो सेटिस्फाई की जाती है बाय नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से। ओके, और ये नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो ये ऐसे वर्नर ने क्यों बताया? क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्हें क्या पता चला कि देखो जो भी नेगेटिव आयंस है, ओके, इस तीनों भी केसेस में 3 क्लोराइड आयंस है, इसमें से पहले वाले में से तीनों भी निकल रहे, ओके, दूसरे वाले में से 2 ही निकल रहे, और तीसरे में से सिर्फ एक ही निकल रहा है। ओके, तो इसीलिए हम लोग को 3 AgCl, 2 AgCl और 1 AgCl मिल रहा है। तो बाकी के जो क्लोराइड आयंस है, अब इस केस में तो सारे के सारे निकल रहे, तो बस यहाँ पर 6 न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल्स बच रहे। ओके, और ये नहीं निकल रहे, ये आयोनाइज नहीं हो रहे। तो वर्नर ने बताया कि ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है
ये कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये बताने के लिए कि ये 6 न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल्स कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 2 क्लोराइड आयंस निकल रहे हैं, तो ये जो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें से बचा हुआ एक जो क्लोराइड आयन है, ओके, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और एक क्लोराइड आयन, ये दोनों मिलके मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, क्यों ऐसे बताएं, क्योंकि ये जो है आयोनाइजेबल नहीं है, इनमें से सिर्फ 3 क्लोराइड आयन में से 2 ही आयोनाइज हो गए, एक ऐसे के ऐसे अंदर रह गया, तो जो आयोनाइजेबल नहीं है वर्नर ने बताया कि ये सेकेंडरी वैलेंस है। सेम इसके केस में भी 2 क्लोराइड आयंस नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक ही क्लोराइड आयन निकला, तो जो नहीं निकला, जो नहीं आयोनाइज हुआ, वर्नर ने क्या बताया कि ये जो 2 क्लोराइड आयंस होंगे और ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 2 क्लोराइड आयंस 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये भी नॉन आयोनाइजेबल है और ये भी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब समझते हैं कि क्यों मैंने बोला था कि प्राइमरी वैलेंसेस जो होते हैं, जो नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे आयोनाइजेबल क्यों नहीं होते। देखो ध्यान से, इस केस में, तीनों भी केसेस में देखो, 3 क्लोराइड आयंस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, पर निकल कितने रहे, इस केस में 3 निकल रहे, चलो ठीक है, पर इस केस में 2 ही निकल रहे और इस केस में सिर्फ एक ही निकल रहा है। क्यों, क्योंकि इस केसेस में इन तीनों में से, ओके, पहला वाला तो जाने दो, पर दूसरे वाले केस में देखो, इन 3 क्लोराइड आयंस में से जो एक क्लोराइड आयन है, ये देखो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक क्लोराइड आयन यहाँ पर है, देखो ये मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और हमें तो पता ही है कि तीनों भी क्लोराइड आयंस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसमें से तो एक यही हो गया, जो इन तीनों में से ये एक हो गया जो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसीलिए ये देखो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, दोनों भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि जो भी नेगेटिव आयंस प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे आयोनाइज हो ही ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट केस में देखो, तो 3 क्लोराइड में से 2 क्लोराइड जो है, ये भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो दोनों भी। अब क्योंकि ये 2 क्लोराइड आयंस प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आयोनाइज होने चाहिए थे, पर ये 2 क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं हो रहे, इसीलिए सिर्फ जो बचा हुआ एक क्लोराइड आयन है 3 में से, यही आयोनाइज हो पा रहा है बस। ओके, अब सेकेंडरी वैलेंस की खास बात क्या है कि वर्नर ने बताया कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नेगेटिव आयंस होंगे जो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो जो नंबर है वही होता है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में देखो, हर एक केस में इनके कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, क्योंकि देखो 6, एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस मिलके 6 बन रहे हैं। ओके, 6 स्पीशीज हैं जो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 स्पीशीज मतलब 6 न्यूट्रल, मतलब स्पीशीज में हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और वर्नर ने बताया कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये फिक्स है उस मेटल के लिए। ओके, अब देखते हैं ये सेकेंडरी वैलेंसेस जो होती है, उन लास्ट पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि ये मेटल के आजू बाजू में, इर्द गिर्द में कुछ ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज हुई रहेंगी कि वो डिपेंड करेगा, मतलब अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट पे अरेंज रहेंगी। ओके, और ये डिपेंड करेगा उस मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ओके, तो अगर समझो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो जो स्पेशल अरेंजमेंट में ये जो सेकेंडरी वैलेंसेस है या फिर ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हैं जो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कुछ ऑक्टाहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज होंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये टेट्राहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट में होंगे मेटल आयन के आजू बाजू, या फिर स्क्वायर प्लेनर में भी हो सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ने चारों भी पोस्टुलेट का पूरा एकदम इन डिटेल मतलब समझ लिया। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। FeSO4 solution mixed with NH4 twice SO4 solution in 1:1 molar ratio gives the test of Fe2 plus ion, but CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of Cu2 plus ion. Explain why. तो सबसे पहली चीज ऐसा क्यों हो रहा है, Fe2 plus टेस्ट क्यों दे रहा है हमारा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग ने FeSO4 और NH4 twice SO4 सॉल्यूशन डाला है, तो वो क्यों दे रहा है वो देखते हैं पहले।
तो जब हम लोग FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स करेंगे NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट के साथ, ओके, 1:1 मोलर रेशियो में, तो हमें डायरेक्टली एकदम मस्त मोहर सॉल्ट मिल जाएगा, ओके। और ये जो मोहर सॉल्ट होता है ये डबल सॉल्ट होता है, ओके, क्योंकि 2 सॉल्ट से बन रहा है ना, देखो, तो इसलिए डबल सॉल्ट। अब खास बात ऐसी होती है इस मोहर सॉल्ट की या फिर डबल सॉल्ट्स की, हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम इसको पानी में डालेंगे टप करके, तो ये डबल सॉल्ट पूरी की पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सिंपल आयंस। तो इस मोहर सॉल्ट में जो भी आयंस है, ओके, ये सॉल्ट जिन भी आयंस से बना हुआ है वो सारे आयंस टूट जाएंगे पानी में। तो देखो जैसे कि FeSO4 में Fe2+ है, तो Fe2+ टूट रहा है, देखो पानी में। SO4 2 है तो 2 SO4 2- निकल रहे। 2 अमोनिया के आयन से, 2 अमोनियम आयन से देखो NH4+ के 2 आयंस निकलेंगे ऐसे, और वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे निकल गया, ओके। तो इसीलिए इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है मोहर सॉल्ट का, क्योंकि इसमें Fe2+ आयंस प्रेजेंट है, इसलिए हमको Fe2+ आयन का टेस्ट दे रहा है, राइट। अब देखते हैं अगला पार्ट कि भाई Cu2+ आयन का टेस्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि दूसरा हम CuSO4 सॉल्यूशन दिया था और एक्वियस अमोनिया का सॉल्यूशन दिया था, और इसको बोला था कि 1:4 मोलर रेशियो में मिक्स कर दो। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा है, ओके। 1:4 मोलर रेशियो में मिक्स कर दिया। अब हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर समझो ये अब इस केस में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है किससे, कॉम्प्लेक्स आयन से और एक काउंटर आयन से, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन कटायनिक है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसीलिए ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ओके, और ये काउंटर आयन है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूटेगा किसमें, इस कटायनिक कॉम्प्लेक्स में और काउंटर आयन में। तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये, देखो, ओके। अब ये है हमारा चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स भले चार्ज्ड हो भले न्यूट्रल हो, हमने क्या पढ़ा है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में का डिफरेंस, कि डबल सॉल्ट भाई तो डिसोसिएट हो जाते हैं एकदम सिंपल आयंस में, पर कॉम्प्लेक्स जो होगा, ओके, वो भले चार्ज्ड हो न्यूट्रल हो, ये पानी में डिसोसिएट नहीं होगा। तो अगर ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में, तो क्या हमें Cu2+ आयंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और इसीलिए हमें इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है, ओके, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें क्योंकि यही 2 आयंस प्रेजेंट रहते हैं, Cu2+ आयन प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए हम लोग को Cu2+ आयन का टेस्ट नहीं मिलता। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, ओके। तो शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी से। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता क्या है, देखो, अगर हम लोग मेटल एटम या फिर आयन ले रहे हैं, ओके, और ये मेटल एटम या फिर मेटल आयन फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के साथ जुड़ा हुआ है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, तो इस पूरे चीज को ही कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ओके। और हम इस पूरी चीज को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, ओके। तो अब एग्जाम्पल देखते तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, मेटल एटम या फिर आयन, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जिसमें मेटल आयन है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे है जिसमें मेटल एटम है, ओके। तो चलो, हाँ, और एक चीज कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है, जरूरी नहीं कि ये न्यूट्रल ही हो, जरूरी नहीं कि ये चार्ज भी हो, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज चार्ज भी हो सकते हैं। तो मैंने इन टाइप के भी एग्जाम्पल्स लिए। यहाँ पर देखो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, यहाँ पर देखो चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन किस किस में। तो देखो यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में सेंट्रल मेटल आयन है ये, ओके, +2 फॉर्म में, यहाँ पर +3 फॉर्म में हमारा सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पर ये एटम है देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के ऊपर 0 है, ओके। यहाँ पर भी ये +2 फॉर्म में ये सेंट्रल मेटल आयन है हमारा, और यहाँ पर भी +3 सेंट्रल मेटल आयन है, ओके। अब ये देखो, ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये है हमारे चार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, चार्ज्ड कॉम्प्लेक्सेस मतलब ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही होती है, ओके। अब आते हैं लिगैंड पर। अब लिगैंड को समझेंगे इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से। देखो, जो हम लोग ने क्या कहा था कि ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होंगे, ओके, ये मेटल एटम या फिर आयन के साथ, ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को हम लोग लिगैंड कहते हैं। सिंपल है, अगर एक बार ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो देखो, अब इन्हें लिगैंड कहते हैं। तो लिगैंड जो होते हैं, अब लिगैंड जो होते हैं वो कुछ काफ़ी सिंपल आयंस भी हो सकते हैं,
मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो क्लोराइड आयंस, या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि वाटर या फिर अमोनिया, या फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ओके, लिगैंड के, जैसे कि इथिलीन डायमीन, ये देखो यहाँ पर, या फिर ये एक एग्जाम्पल और एक लिया है मैंने, NCH2CH2NH2 द होल थ्राइस। तो इसको ये एग्जाम्पल को देख के ऐसा समझना मत कि क्या भाई कौन सा कंपाउंड है, सिंपल अमोनिया जैसे ही कंपाउंड है, देखो बस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है इस CH2CH2NH2 आर्म ने, बस, ओके। और कुछ कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि हम लोग के अंदर ही है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल एटम का या फिर आयन का जो कॉम्प्लेक्स में है, और ये होता है क्या कि वो मेटल जो है कितने नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम से जुड़ा हुआ है, ओके, मतलब कितने डोनर एटम से वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है लिगैंड के। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर और हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर PtCl6 है 2-, तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा क्लोराइड जो लिगैंड है, ओके, इसके 6 डोनर एटम्स के साथ, मतलब ये खुद ही डोनर एटम है, तो इसके मतलब कितने डोनर एटम से जुड़ा हुआ है, 6 डोनर एटम से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, ओके। सेम इसी के केस में भी देखो FeC2O4 3-। अब यहाँ पर फंसना मत, 3 लिगैंड देखे, हाँ चलो 3 लिगैंड है मतलब मेटल 3 डोनर एटम के साथ जुड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, गलत। ध्यान से देखना ये लिगैंड कौन सा है, ये डाइडेंटेट लिगैंड है, इसके पास खुद के पास 2 डोनर एटम होते हैं, एक लिगैंड के 2 डोनर एटम मतलब 3 लिगैंड के 6 डोनर एटम हो गए, तो ये जो Fe है 6 डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जुड़ रहा है 6 डोनर एटम से, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ओके। सेम होगा इसके साथ भी, ओके, ये भी डाइडेंटेट लिगैंड होगा तो कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 लिगैंड है, हर एक के पास 2 डोनर एटम, एक लिगैंड के पास 2 मतलब 3 लिगैंड के पास 6 डोनर एटम, सेम कहानी, और 6 डोनर एटम है मतलब कोबाल्ट 6 डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी 6 हो गया। अब इनमें से किसी एक का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, चलो ये है Fe, तो ये C है, ओके, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, ओके, ये हमारा ऑक्सलेट आयन है, तो ये ऑक्सीजन ऐसे Fe के साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन भी कुछ ऐसे ही बना रहा है, ओके, और 2 बना के रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये भी ऐसे, ओके, नेगेटिव चार्ज C, ओके। तो कुछ देखो 1 2 3 4 5 और 6 डोनर एटम्स लिगैंड के, ओके। तो अब क्लियर हुआ रहेगा आपको, ऐसे ही इसका भी स्ट्रक्चर देखोगे बना के तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर आएगा, और तब भी ऐसे समझ में आएगा कि देखो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, ओके। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो लिगैंड का जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा मेटल एटम या फिर आयन के आजू बाजू में, उसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ओके, स्पेशल नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट को। अब कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्राज है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ओके। तो इनके एग्जांपल्स भी है, देखो CONH363+ ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में होता है। हम लोग देखेंगे कैसा दिखता है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कुछ ऐसे दिखेगा, देखो मेटल एक लिगैंड ऊपर एक लिगैंड नीचे, कुछ ऐसे देखो, एक लिगैंड ऊपर एक लिगैंड नीचे, और चारों भी लिगैंड जो है बचे हुए वो 2 टेबल के सामने में रहेंगे, ओके, 2 टेबल के पीछे रहेंगे, ऐसे समझ लो। तो सामने रहेंगे तो हमसे पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, चलो पास आ रहे हो दिखाओ कैसे पास आते हैं हम लोग के, ऐसे। दूर जा रहे हैं तो कैसे दूर जाते, ऐसे, ओके, ऑक्टाहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल हम सभी को पता है, मेटल होगा 2 लिगैंड सेम प्लेन में होंगे, एक हमारे पास आ रहा है एक हमसे दूर जा रहा है, ओके, ये टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर, ये देखो ये एग्जांपल है इसका, तो प्लैटिनम बीच में रहेगा ऐसे, और चारों भी जो क्लोरीन है वो ऐसे रहेंगे स्क्वायर और एक ही प्लेन में, प्लेनर। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये भी होती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ओके, तो ये भी देखी जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो ये कैसे होती है, मेटल इसके ये 3 लिगैंड, एक आगे आ रहा होगा एक पीछे जा रहा होगा, ओके। तो ये कुछ हम लोग ने मतलब ऐसा बनाया है, देखो हम लोग ने ये पढ़ा है ऐसे भी होता है, राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक ही प्लेन में होंगे लिगैंड
और ये बीच वाला मेटल, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो इसी को हम लोगों ने कुछ ऐसा ही दिखाया, देखो सेम प्लेन में है 3 लिगैंड्स मेटल के साथ, तो देखो 3 लिगैंड सेम प्लेन में मेटल के साथ, जो ऊपर जा रहा है उसको हम लोग ने कंसिडर किया हमारे पास आ रहा है। ओके, ऐसा कर दे इसको, तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे दूर जाएगा, राइट। तो ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, बस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल मतलब मेटल बीच में रहेगा ऐसे। ओके, स्क्वायर में रहेंगे लिगैंड्स, तो 2 आगे आएंगे 2 पीछे जाएंगे और एक ऊपर रहेगा कुछ ऐसे। ओके, तो ऊपर वाला ऐसे, 2 आगे आ रहे 2 पीछे जा रहे, बस स्क्वायर पिरामिडल। तो लास्ट के 2 टर्म्स देखते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमोलेप्टिक मतलब देखो नाम से समझ में आएगा, होमो सेम, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल जो है सेम लिगैंड से जुड़ा हुआ है, बस। तो देखो एग्जांपल, मेटल सेम ही लिगैंड से जुड़ा हुआ है, अमोनिया से ही जुड़ा हुआ है पूरी की पूरी तरह से, किसी और लिगैंड से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ। हेटेरोलेप्टिक में इसका ही उल्टा होगा, हेटेरो अलग, मतलब एक नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल एटम या फिर आयन अलग अलग लिगैंड के साथ जुड़े होंगे। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट अमोनिया से भी जुड़ रहा है, क्लोराइड से भी जुड़ रहा है, अलग अलग लिगैंड से जुड़ रहा है, इसीलिए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल में हमको बोला है कि यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड लिगैंड्स को एक्सप्लेन करो और विथ 2 एग्जाम्पल। चलो अब लिगैंड्स के बारे में सीखा, अब लिगैंड के टाइप देखते हैं। तो हम लोग ने लिगैंड को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर दिया है, किस बेसिस पर? उसके डेंटिसिटी पर। ओके, इन लिगैंड्स के। अब डेंटिसिटी क्या होता है भाई? देखो डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगैंड जो मेटल एटम या फिर आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, तो इसके बेसिस पर हम लोग ने इनको क्लासिफाई कर दिया यूनिडेंटेट में, डाइडेंटेट में और पॉलीडेंटेट में। तो पॉलीडेंटेट हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग यूनिडेंटेट डाइडेंटेट देख रहे हैं, और एम्बिडेंटेट तो एक खास टाइप है यूनिडेंटेट का। तो आपको अभी नाम से समझ में आ जाएगा, देखो डेंटिसिटी ये टर्म समझ के और अभी ये नाम को देख के। यूनिडेंटेट मतलब ऐसे लिगैंड जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होगा जो मेटल या फिर मेटल एटम या फिर मेटल के आयन के साथ जुड़ रहा होगा। तो देखो क्लोराइड, वाटर, तो इसमें देखो ये एक ही डोनर एटम है क्लोराइड जो मेटल के साथ जुड़ रहा है या फिर मेटल आयन के साथ जुड़ रहा है। इसमें भी वाटर में ऑक्सीजन, ये एक ही डोनर एटम है इसके पास जो मेटल के साथ या फिर मेटल आयन के साथ जुड़ रहा है। ओके, डाइडेंटेट अब नाम से समझ में आ जाएगा, दो डोनर एटम्स होंगे जो मेटल के एटम के साथ या फिर मेटल के आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। क्योंकि 2 डोनर एटम किसके? लिगैंड के। तो उन लिगैंड्स को कहते हैं डाइडेंटेट लिगैंड। अब एग्जांपल में देखो, यहाँ पर देखो 2 डोनर एटम्स हैं इथिलीन डायमीन के पास, 2 नाइट्रोजन एटम्स जो जुड़ रहे हैं मेटल एटम या फिर आयन के साथ। ओके, अब ये C2O4 2- ऑक्जेलेट आयन का भी एग्जांपल देखो, इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन समझो, ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नीचे। ओके, ये ऑक्सीजन ऐसे माइनस माइनस, और ये देखो ऐसे जुड़ रहे हैं मेटल एटम या फिर आयन के साथ। ओके, 2 डोनर एटम इस लिगैंड के। अब एम्बिडेंटेट मैंने कहा था कि ये मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट का ही टाइप है, पर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये भी लिगैंड्स सिर्फ एक ही डोनर एटम से जुड़ने वाले हैं मेटल के साथ, पर इनके पास खास चीज है, मतलब इनके पास कुछ अलग है यूनिडेंटेट से अलग। क्या? भले ये एक डोनर एटम से जुड़ रहे हो मेटल के साथ, पर इनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स है। ओके, तो एक टाइम पर ये इससे जुड़ सकते हैं, दूसरे टाइम पर इससे जुड़ सकते हैं, ऐसे ये हाथ से जुड़ेंगे या फिर ये हाथ से जुड़ेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो नाइट्रिटो हमारे पास है। ओके, तो ये कैसे जुड़ता है? देखो कुछ ऐसे। तो ये जो नाइट्रिटो का ये नाइट्रोजन या फिर ये ऑक्सीजन, एक तो ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा मेटल एटम या फिर आयन के साथ, या फिर ऑक्सीजन से जुड़ेगा मेटल एटम या फिर आयन के साथ। ओके, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे। ओके, दोनों से एक साथ ये लिगैंड नहीं जुड़ेगा मेटल एटम या फिर आयन के साथ। ओके, तो अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो हम लोग इसको नाइट्रिटो एन करके लिखते हैं इसके नाम के सामने, ये बताने के लिए कि भाई ये हमारा जो नाइट्रिटो लिगैंड है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो हम लोग नाइट्रिटो ओ करके लिखते हैं। ओके, सेम थायोसाइनेटिक के साथ भी केस होगा।
ये S से अगर जुड़ रहा है तो हम लोग थायोसाइनेटो डैश S करके लिखेंगे, अगर ये N से जुड़ रहा है तो हम लोग थायोसाइनेटो डैश N करके लिखेंगे, ये बताने के लिए भाई कि कौन सा एटम जुड़ रहा है मेटल एटम या फिर आयन के साथ। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो हमें पता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे होगा, मतलब क्या होगा, जब हम लोग जो भी लिगैंड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको हटा देंगे और जो भी मेटल और लिगैंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनको भी हटा देंगे, तो जो बचेगा ना चार्ज मेटल के ऊपर वो होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर हम लोग को बस क्या करना है, लिगैंड के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होने चाहिए, बाकी का तो हम लोग को खेल सारा पता ही है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो वाटर है हमें पता ही है ये चीज, अमोनिया है और ये जो इथेन 1,2 डायमीन है। ओके, ये तीन लिगैंड्स न्यूट्रल होते हैं तो इनके ऊपर का चार्ज 0 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और वैसे ही साइनाइड यहाँ पर है क्लोराइड वाला, राइट, और ब्रोमाइड भी है हमारे पास। तो ये सारे जो आयन्स हैं इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो हमें बस इसमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया तो हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकल सकते हैं। तो देखो वाटर न्यूट्रल 0, साइनाइड -1, इथेन 1,2 डायमीन ये हो गया 0, राइट। तो यहाँ पर अंदर तो -1 ही है, ये बाहर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो +2 +1 हो जाएगा +3। तो कोबाल्ट का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +3। सेम ये ब्रोमाइड का -1 तो 2 है तो हो गए -2, यहाँ पर 0। ओके, तो ये -2 बाहर जाएगा तो क्या होगा +2, +1 +2 फिर से +3, तो कोबाल्ट का यहाँ पर भी +3 है। चलो PtCl4 2 माइनस में देखते हैं, -4 होगा अंदर, बाहर आएगा +4 हो जाएगा, -2 +4 हो जाता है +2, तो प्लैटिनम का +2। फिर K3FeCN6, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या बस इतना ही समझना है, K3 है तो ये हमारा कटायन है, ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा फिर अपना, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो कितना नेगेटिव होगा ये कैसे समझ में आएगा, कितने पोटेशियम के आयन्स जुड़े हुए, तो 3 पोटेशियम के आयन जुड़े हुए, हर एक पोटेशियम के आयन के ऊपर +1, 3 के ऊपर +3, इसके ऊपर +3 तो इसके ऊपर आ जाएगा -3। तो इसका चार्ज अब अभी अपने को पता चल गया। अब पता है हमें कि साइनाइड का होता है -1, तो 6 साइनाइड मतलब क्या हो गया -6, -6 बाहर तो हो जाएगा +6, -3 +6 +3, तो यहाँ पर अपना Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। फिर CrNH3 थ्राइस Cl3, तो यहाँ पर होगा -3, टोटल चार्ज 0 ही है बाहर। ओके, ये भी होगा अमोनिया 0, न्यूट्रल है, तो ये -3 इसका क्या होना चाहिए फिर +3, हम इतना तो पता है, इतना तो डायरेक्ट बता सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्रोमियम का कितना हो गया +3। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो अब इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर और इसके बाद इनका फॉर्मूला वगैरह लिखना, तो ऐसा लगता है कि इनके जो बड़े बड़े नाम देख के कितने बड़े फॉर्मूलाज होंगे या फिर कितने डिफिकल्ट होंगे ऐसा लगने लगता है, पर कुछ नहीं। जैसे कि हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, उनमें तो बहुत सारे रूल्स देखे हम लोग ने, इनमें तो काफ़ी कम रूल्स है, बस बड़े बड़े नामों से डरना नहीं है, फटक से हो जाएगा इनका IUPAC फॉर्मूला भी। अगर हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स पता होंगे तो मैं ये बेसिक बता देता हूँ कि कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम लोग इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, बस मेटल का नाम मतलब मेटल लिखना है। ओके, फिर लिगैंड लिखना है। ओके, एक से ज़्यादा लिगैंड होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। पॉलीएटॉमिक लिगैंड रहेगा या फिर एब्रीवेटेड लिगैंड रहेगा, जैसे कि इथिलीन डायमीन, इनका एब्रीवेशन ऐसा EN करके लिखा हुआ होता है, तो इनको हम लोग पैरेंथेसिस में डाल देंगे, ओके, ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर मेटल लिगैंड हो गए तो इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाल दो। फिर बाद में इनका चार्जेस देखो बैलेंस करके अंदर कितने हम लोग को मेटल का चार्ज दिया है, कितना होगा चार्ज लिगैंड का, और इस हिसाब से हम लोग अगर चार्ज रहेगा तो हम लोग चार्ज देंगे कुछ ऐसे N प्लस या फिर माइनस में, मतलब पहले नंबर लिखेंगे फिर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है वो लिखेंगे। ओके, +N ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब +1 नहीं लिखेंगे, 1+ लिखेंगे, कुछ ऐसे चार्ज को। अब काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो ऐसे चार्ज लिखने की जरूरत ही नहीं। क्या करना है, काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो अगर समझो कटायन होगा काउंटर आयन, तो उसको हम लोग पहले लिख देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और उसका जो नंबर रहेगा वो हम लोग चार्ज से बैलेंस कर देंगे। अगर अनायन रहेगा तो हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिख देंगे, चार्ज से बैलेंस कर देंगे। कितने अनायन लेने हैं वो हम लोग चार्ज के हिसाब से डिपेंड करेगा, मतलब हम लोग चार्ज से बैलेंस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ अनायंस हमें लेने हैं, बस सिंपल। अब देखते हैं करके तो और अच्छे से समझ में आएगा।
चलो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, पहले क्या उठाना है, मेटल, चलो उठा लिया, जिंक, इसमें मेटल तो जिंक ही है देखो, ओके। फिर सेंट्रल मेटल को उठा लिया, उसके बाद अभी लिगैंड्स देखेंगे, तो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, तो इसमें हाइड्रोक्साइड, इसको उठाना है, देखो ये है हमारा लिगैंड, तो पॉलीएटॉमिक है इसलिए पैरेंथेसिस में डाल दिया। कितने हैं, टेट्रा, तो 4 है बस। अब मेटल लिगैंड हो गए, और कुछ लिगैंड बचे हैं क्या, नहीं, मेटल ले लिया, लिगैंड ले लिया, डाल दो उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ओके। अब जिंक के ऊपर कितना चार्ज दिया है, +2, यहाँ पर OH जो है -1 होता है, तो 4 OH मतलब -4, तो टोटल कितना होगा, -2, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 2 चार्ज, पर ध्यान से देखना है काउंटर आयन है या नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, चलो फिर हम लोग चार्ज दे सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, और वो चार्ज होगा क्या, +2 -4 2 ओके, -2 होता है, लिखते समय हम लोग N- या फिर प्लस, तो 2-, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला इसके लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडिट, पैलाडियम, चलो ले लिया मेटल। फिर टेट्राक्लोरिडो, तो देखो क्लोरिडो लिगैंड मिल गया, और इसके साथ हम लोग को काउंटर आयन भी दिया है देखो, तो चलो क्लोराइड ले लिया हम लोग ने, कितना कितना है, टेट्रा 4 है, मेटल हो गया, लिगैंड हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाल दिया इसको। फिर अब देखेंगे चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, तो पैलाडियम है +2, ओके, क्लोराइड के ऊपर -1, तो -4 हो जाएगा, तो +2 -4 -2, तो इसके ऊपर टोटल -2 चार्ज आ जाएगा, पर रुकना है, देखना है कि काउंटर आयन है क्या, इस केस में है, तो काउंटर आयन अगर कटायन रहेगा तो हम लोग क्या करते, आगे लिख देते। अब इसका नंबर कैसे बैलेंस करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसके हिसाब से बैलेंस करेंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है देखो, +2 -4 हम लोग ने क्या लिया था, -2 चार्ज था, राइट, 2- था इन द शॉर्ट, तो 2 माइनसेस है, तो इसको हम लोग K+ कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, तो K2 PdCl4, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ओके। अब डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, तो फिर से प्लैटिनम से शुरुआत करेंगे हम लोग, मेटल से, फिर डायमीन डाइक्लोरिडो, 2 लिगैंड्स हैं, अब रुकना है, थोड़ा ब्रेक लगाना है, 2 लिगैंड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो नॉर्मली सीधे लाइन में ही दिया होता है क्योंकि ये IUPAC नेम्स ही होते हैं, ओके, पर फिर भी हम लोग को थोड़ा दिमाग शांति से रख के देखना है एक बार कि बाबा सीधे लाइन में दिया होगा, हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिगैंड्स दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, हम लोग को तो लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक बार चेक करके लेने। अब यहाँ पर देखो अमीन क्लोराइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो पहले हम लोग अमीन लिखेंगे, ओके, अमीन मतलब अमोनिया, ओके, NH3 कितने दिए हैं, डाई, तो पॉलीएटॉमिक था, पैरेंथेसिस डाल दिया, डाई है, डाई क्लोरिडो, तो क्लोराइड है, पॉलीएटॉमिक नहीं है, 2 है क्लोराइड, तो 2 डाल दिए। अब मेटल हो गया, लिगैंड्स हो गए, चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर डाल दिया, इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इनक्लोज कर दिया अभी। अब प्लैटिनम के ऊपर कितना है, +2, ओके, तो ये तो हमें पता है कि न्यूट्रल है 0, और ये होगा -2, राइट, -1 2 है तो -2 हो जाएंगे, तो +2 -2 बैलेंस हो गया पूरी तरह से। और काउंटर आयन है क्या यहाँ पर कुछ, तो काउंटर आयन की बात ही छोड़ दो, ये पूरा का पूरा जो है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के ऊपर 0 चार्ज है, ओके, तो इसको काउंटर आयन चिपकेगा ही नहीं, तो ये 0 है ऐसे ऊपर, तो हम लोग का फॉर्मूला कैसे हो गया, कुछ ऐसे, PTNH3 ट्वाइस Cl2, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ओके। अब पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, निकल लेंगे हम लोग नहीं निकल लेंगे, निकल को लेंगे हम लोग, ओके, तो निकल लिया, फिर साइनिडो मिल गया एक लिगैंड, और कोई लिगैंड है क्या, नहीं है, चलो एक ही है लिगैंड, साइनाइड पॉलीएटॉमिक है, पैरेंथेसिस में डाल दिया, टेट्रा 4, ये कुछ ज्यादा ही आगे आ गया, पैरेंथेसिस इधर ही रोक देना है आपको, ओके, 4 साइनाइड है, निकल हो गया, ओके, मेटल लिगैंड हो गए, डाल दो पैरेंथेसिस में, सॉरी डाल दो इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। फिर पोटेशियम भी दिया है, काउंटर आयन भी दिया है, पर पहले हम लोग चार्ज देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो निकल के ऊपर +2 है, साइनाइड के ऊपर पूरा का पूरा हो जाएगा -4, 4 साइनाइड इसलिए +2 -4 फिर से हो गया -2, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 है, तो पोटेशियम कितने लगेंगे हम लोग, पोटेशियम मतलब काउंटर आयन हम लोग का कैसा है, पॉजिटिव वाला है, तो पहले लिख दिया, -2 है इसके ऊपर चार्ज, तो 2 K+ लगेंगे, तो हम लोग K2 लेंगे, बस खत्म हो गया हमारा फॉर्मूला, ओके। अब आते इसके ऊपर, पेंटामीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट, तो इसके लिए थोड़ी जगह नहीं थी तो जगह कर ली इन दोनों को हटा के। अब देखते हैं पेंटामीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट
लिख देंगे पहले, कोबाल्ट मिल गया मेटल हम लोग का। फिर देखो नाइट्रिटो एक लिगैंड है, अमीन दूसरा लिगैंड है, 2 लिगैंड दिए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखो अमीन है पहले, फिर बाद में नाइट्रिटो आएगा, तो अमीन मतलब हम लोग का अमोनिया। चलो फिर कितने हैं, पेंटा 5, नाइट्रिटो ओ, अब ध्यान में रखना है ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है, हम लोग ने पढ़ा है। अब नाइट्रिटो ये वाला जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ओके, ये हम लोग का लिगैंड, तो हम लोग लिखते समय कैसे लिखेंगे इसको, जानबूझ के ONO ऐसे लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है कोबाल्ट को, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे ये दिखाने के लिए, ओके। अब हो गए लिगैंड, हो गया दोनों भी, मेटल हो गया। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाल दिया लिगैंड और मेटल को। अब चार्जेस को देखना है, काउंटर आयन तो कोई है नहीं है, तो अब हम लोग को चार्जेस को ही बैलेंस करना है और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देना है। तो कोबाल्ट के ऊपर क्या है, +3, ये तो न्यूट्रल है अमोनिया, और ये NO2 इसके ऊपर -1 होता है, ओके, तो +3 -1 +2 हो गया, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। चलो मेटल को पकड़ा दिया कोबाल्ट, फिर लिगैंड को ढूंढो, हेक्सामीन तो अमोनिया है, एक ही लिगैंड है, अमीन लिख दिया, हेक्सा 6, मेटल लिगैंड हो गए खत्म, मेटल लिगैंड, तो उसको डाल दिया हम लोग ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। फिर कोबाल्ट 3+ है, ओके, और यहाँ पर देखो सल्फेट भी दिया है, काउंटर आयन भी दिया है, तो ये तो जाएगा बाद में, ओके, पहले लिख दिया हम लोग ने। अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये सल्फेट की वजह से बैलेंस हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है देखेंगे, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 दिया है, ये तो न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट के ऊपर +3, ये न्यूट्रल मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर +3 है, ओके, मतलब 3+ है। अब इसके ऊपर 3+, इसके ऊपर 2- होता है, राइट, तो हम लोग को कितने ये आयंस लगेंगे, और ये 2 लगेंगे, और ये और हम लोग को 3 लगेंगे, ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, अभी ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो, ओके, ये भूल जाओ। अब कितने लगेंगे हम लोग ने देखा था, 2, चलो 2 लिख दिया यहाँ पर। सल्फेट कितने लगेंगे, 3 लिख दिया यहाँ पर, हो गया। आयोनिक कंपाउंड जैसे बैलेंस कर देना इसको भी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, चलो क्रोमियम, फिर ऑक्सिलेटो, और कौन सा लिगैंड, कोई भी नहीं, तो ऑक्सिलेटो C2O4 होता है, ओके, कितना है, ट्राइऑक्सिलेटो 3 ले लिए, मेटल लिगैंड हो गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाल दिया। पोटेशियम, अब ये काउंटर आयन है पॉजिटिव वाला, आगे लिखेंगे हम लोग क्रोमेट 3, ओके। अब इसका अगर +3 रहेगा, इसको हम लोग को पता है इसका एक का रहता है -2, तो 3 का हो जाएगा कितना, -6, राइट, तो +3 -6 -3 हो जाएगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज है, तो कितने पोटेशियम आयन लगेंगे, 3 पोटेशियम आयन लिख दिया, तो 3 पोटेशियम मतलब K3, ये हो गया फॉर्मूला इसका, ओके। अब आते हैं इसके ऊपर, हेक्सामीन प्लैटिनम 4, चलो प्लैटिनम, फिर लिगैंड है हमारा अमीन, पॉली एटॉमिक है इसलिए पैरेंथेसिस के अंदर, कितना है, हेक्सा 6, राइट, मेटल हो गया, लिगैंड हो गया, डाल दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, काउंटर आयन नहीं है, तो इसके ऊपर अभी चार्ज आ जाएगा, तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लैटिनम 4, तो ये तो मतलब देखो प्लैटिनम के ऊपर +4, ये तो न्यूट्रल मतलब 0, राइट, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा 4+, ओके, N+ या फिर N- ऐसे होता है, तो 4+ आ जाएगा, ओके, तो ये हो गया हम लोग का इसका फॉर्मूला। अब टेट्राब्रोमिडो क्यूपरेट, कॉपर को पकड़ लिया, फिर लिगैंड कौन सा है, ब्रोमाइड, और 4 है, चलो ब्रोमाइड 4 है, डाल दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, फिर क्यूपरेट 2, ओके, इसके ऊपर -4 आ जाएगा, मतलब ये पूरा -4 देगा, क्यूपरेट 2 बोला है मतलब +2 होगा, +2 -4 -2 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2-, ये हम लोग का इसका फॉर्मूला। अब पेंटा अमीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट, अब पहले कोबाल्ट को पकड़ लेंगे, कोबाल्ट, फिर अमीन और नाइट्रिटो 2 लिगैंड्स दिए, देखो इसमें से पहले हम लोग अमीन को ही पकड़ेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे तो, राइट, तो अमीन आ जाएगा पहले, कितने अमीन दिए हम लोग को, पेंटा अमीन दिए, राइट। अब नाइट्रिटो N बोला है, तो नाइट्रिटो का हम लोग ने पहले भी एग्जांपल देखा था जहां पर नाइट्रिटो O बोला था,
अब N बोला है तो हम लोग N टर्मिनल से जोड़ेंगे ना कोबाल्ट को, तो इसलिए N पहले लिख देंगे, बाकी के 2 ऑक्सीजन ऐसे ही लिख देंगे बाहर। ओके, पॉलीएटॉमिक पैरेंथेसिस में डाल दिया। ओके, तो अमीन हो गया, नाइट्रेटो हो गए, देखो अमीन नाइट्रेटो हो गया, पेंटामीन नाइट्रेटो N भी हो गया ठीक से। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाल देंगे, राइट। काउंटर आयन कोई प्रेजेंट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दे देंगे या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज दे देंगे। तो कोबाल्ट 3+ है, अमोनिया 0 होगा, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, राइट। तो +3 - 1 +2, तो 2+ ये होगा इसके ऊपर चार्ज, और ये होगा हम लोग क्या फॉर्मूला। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो अब तक हम लोगों ने इनके नामों से इनके फॉर्मूला की डिस्कवरी कर ली, अब इनके फॉर्मूला से इनके नाम डिस्कवर कर लेते। अब उसके लिए फटाक से एकदम रिकैप देख लेते कि कैसे इनके नाम हमें निकालने, IUPAC के रूल्स क्या है, उन्हें फटाफट देख लेते, तो मतलब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नामकरण करते समय हमें देखना है कि ये जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें कटायोनिक स्पीशीज और अनायोनिक स्पीशीज कौन सी है। ओके, तो नाम देते समय हमेशा सबसे पहले कटायोनिक स्पीशीज का नाम देना है। ओके, चलो तो कटायोनिक स्पीशीज जो भी हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो या फिर काउंटर आयन हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे। ओके, इसका नामकरण होने के बाद ही आएगा अनायोनिक स्पीशीज का नाम। ओके, तो अनायोनिक स्पीशीज अभी हमारी कॉम्प्लेक्स आयन हो या फिर काउंटर आयन हो। ओके, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जब नामकरण करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अगर समझो कटायोनिक स्पीशीज हमारा कॉम्प्लेक्स है या फिर अनायोनिक स्पीशीज हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो उसका नाम भी देना पड़ेगा। अब काउंटर आयन है तो उनके नॉर्मली नाम होंगे, कटायन अगर काउंटर आयन रहेगा तो नॉर्मली हम लोग एलिमेंट का जो नाम होता है वही लगा देंगे। जैसे कि समझो पोटेशियम हमारा काउंटर आयन है तो हम लोग पोटेशियम लिख देंगे। अनायन अगर हमारा काउंटर आयन है तो हम लोग अनायन का वो जो भी समझो क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा वो, ऐसे। ओके, SO4 है तो सल्फेट हो जाएगा, सिंपल। इनका नाम कुछ अलग नहीं, इनका नाम जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखना है। बस इनके नाम के बारे में अभी हम लोग को सीखना है कि कैसे कॉम्प्लेक्सेस के नाम हमें लिखने हैं। तो कॉम्प्लेक्स में पहले शुरुआत करनी है लिगैंड से, उल्टा जाना है। फॉर्मूला लिखते समय हम लोग पहले मेटल से शुरुआत करते थे, अब उल्टा करना है, अब लिगैंड से शुरुआत करनी है। लिगैंड अगर एक से ज़्यादा होंगे तो सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। अगर लिगैंड अभी तो 2 टाइप के होंगे, अनायोनिक या फिर कटायोनिक। ओके, और हम लोग न्यूट्रल भी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। ओके, राइट, क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड्स भी होते ही है। तो अनायोनिक रहेंगे ना तो इनके नाम एंड होंगे विथ O, जैसे कि क्लोराइड है तो क्लोरिडो। कटायोनिक या फिर न्यूट्रल होंगे तो इनके नाम जैसे है वैसे ही सेम ही रहेंगे। कुछ एक्सेप्शन है इनमें, वो भी देख लेते हैं। वो है H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, बाकी सब सेम रहेंगे। ओके, ये एक्सेप्शन देख लो एक बार। अमोनिया को अमाइन बोलेंगे हम लोग, मतलब अमीन बोलेंगे, सॉरी, अमोनिया को अमीन बोलेंगे, अमाइन नहीं। ओके, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोसिल और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलेंगे। ओके, फिर अब ये एनायोनिक कटायोनिक लिगैंड का केस हो गया। अब एक से ज़्यादा लिगैंड होंगे तो क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग प्रीफिक्स जो है वो मोनो, अब मोनो तो होगा नहीं, ओके, डाई होगा, ट्राई होगा या फिर टेट्रा हो जाएगा, जितने भी होंगे तो। ओके, अगर नाम में ही प्रीफिक्स है कुछ, जैसे कि इथिलीन डायअमीन, नाम में ही डाई आ गया तो फिर से कैसे डाई यूज करेंगे। अगर 2 इथिलीन डायअमीन है तो डाई इथिलीन डायअमीन, ठीक नहीं लग रहा है ना, इसीलिए ऐसे केसेस में हम लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसा कुछ यूज करते हैं। ओके, तो ये भी अलग एक चीज है, जब आएंगी ये सब चीजें तब हम लोग यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। अब लिगैंड का पूरा नामकरण खत्म यहाँ पर, अब शुरू करेंगे मेटल का नामकरण। तो चलो मेटल में क्या करना है, तीसरा पॉइंट में, मेटल में भी अगर मेटल कॉम्प्लेक्स कटायन में होगा या फिर कटायोनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो उसका नाम सेम ही रहेगा। ओके, अगर कोबाल्ट है तो कटायोनिक कॉम्प्लेक्स में तो कोबाल्ट ही रहेगा, उसका नाम हम लोग कोबाल्ट ही लिखेंगे। अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो हम लोग इसके नाम को थोड़ा बदल देंगे, आखिर में 8 लगा देंगे, खा लेगा वो मेटल कुछ ना कुछ। ओके, तो कोबाल्ट रहेगा अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में तो कोबाल्टेट हो जाएगा वो, ऐसे। और कुछ अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग लैटिन नेम्स भी लिखते हैं। ओके, जैसे कि आयरन का फेरेट वगैरह। ओके, अब इनका नामकरण हो गया तो बाद में इनके आगे देना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका तो पैरेंथेसिस में लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट, अंदर जो भी नंबर लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ओके, अब ये मेटल की भी कहानी खत्म। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो बस ये तो बात ही नहीं रहेगी, फिर कटायोनिक स्पीशीज अनायोनिक स्पीशीज डायरेक्टली हम लोग कॉम्प्लेक्स का नामकरण से शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे कहानी को। ओके, अब देखते हैं इनके नाम कैसे लिखने हैं। अब आपको क्लियर होगा रहेगा।
अब सॉल्व करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, कटायनिक अनायनिक स्पीशीज से। तो हमारा कटायनिक स्पीशीज कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। चलो तो कॉम्प्लेक्स के नामकरण से शुरू करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स के नामकरण में पहले लिगैंड, तो कितने लिगैंड है यहाँ पर, या फिर लिगैंड कौन सा है पहले ये ढूंढेंगे। तो ये अमोनिया लिगैंड है हमारा, और कोई लिगैंड नहीं है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात छोड़ दो, एक ही है। तो अमोनिया को हम लोग ने क्या देखा था, अमीन देखा था। ओके, तो हम लोग लिखेंगे अमीन। फिर कितने हैं, 6 है, तो हेक्सा अमीन, बरोबर। अब आगे लिगैंड हो गया, मेटल के पास जाएंगे हम लोग। मेटल क्या है हमारा, कोबाल्ट। अब ऐसा इसलिए लिखा कोबाल्ट क्योंकि ये देखो कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर आगे देना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज पता चल गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज कैसे पता चलेगा, ये देखो क्लोराइड आयन है, कितने हैं, 3 है, तो 3- है इसके ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना होगा, 3+ होगा। अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, 3, रोमन न्यूमरल में डाल दिया 3। और बचा क्या, ये क्लोराइड आयन है, तो कितने हैं वो बताने नहीं हमें, हम लोग ने देखा था फॉर्मूला में भी, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती कितने हैं बताने की, क्योंकि हम लोग ये चार्ज से पता करते हैं कि कितने क्लोराइड आयंस होंगे। ओके, काउंटर आयन में। तो ये लास्ट में हम लोग ने काउंटर आयन वाला अनायोनिक स्पीशीज लिख दिया। देखो ये पूरा कटायोनिक स्पीशीज का हम लोग ने नामकरण कर लिया, बाद में अनायोनिक स्पीशीज। ओके, नॉर्मल सा लिख दिया नाम, जैसे कि क्लोराइड है तो वैसे ही क्लोराइड रखेंगे हम लोग, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेम देखो ये भी कटायोनिक कॉम्प्लेक्स ही है, बाजू में अपना अनायोनिक स्पीशीज है हमारे पास, अनायोनिक काउंटर आयन। तो फिर से लिगैंड से शुरू करेंगे। अब लिगैंड में भी एक से ज़्यादा लिगैंड है, देखो अमोनिया है, क्लोराइड है, मिथाइल अमाइन है। ओके, ये मिथाइल अमाइन है। तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले अमीन ही आएगा देखो, फिर क्लोराइड आएगा सी, फिर मिथाइल अमाइन। तो लाइन में ही लगा दिया इन लोग ने, अच्छा ही किया हम लोग के लिए। चलो तो हम लोग भी शुरू करते। तो अमोनिया है तो कितना होगा, ये अमोनिया है तो क्या होगा, अमीन होगा, और कितने हैं, 2 है, तो डायमीन से शुरू करेंगे हम लोग, डाई अमीन। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग इसको लेंगे, तो क्लोराइड है हमारा, पर याद रखना है हमें लिगैंड अनायोनिक हो या अनायोनिक हो तो एंड करेंगे नाम को ओ से, क्लोरिडो हो जाएगा वो। ओके, उसको एकदम फैंसी नाम दे देंगे हम लोग। फिर मिथाइल अमाइन, तो ऐसे लिख देंगे इसको, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगैंड है हमारा, मिथाइल अमाइन। ओके, फिर आएगा क्या हमारा मेटल, तो मेटल होगा ये प्लैटिनम। ओके, अब क्योंकि ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स, ओके, तो नाम वैसे लिखेंगे हम लोग मेटल का, प्लैटिनम। और अब इसके ऊपर का चार्ज, मेटल के ऊपर का चार्ज, अगला स्टेप। तो चार्ज कैसा पता चलेगा, ये तो -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, ये -1, ये भी न्यूट्रल। ओके, तो -1 बाहर आएगा तो क्या होगा, +1 +1 +2 हो जाएगा। तो पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सॉरी बाहर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं, प्लैटिनम का हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया ऐसे। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 था, इसकी मदद से हम लोग ने प्लैटिनम के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, वो है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लैटिनम, फिर आगे लिखेंगे 2। ओके, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, प्लैटिनम के आगे ही 2 आएगा एक ही लाइन में, और फिर आगे आएगा हमारे अनायोनिक स्पीशीज का नाम, वो होगा हमारा क्लोराइड। ओके, चलो अब इसका नाम देखते हैं। अब ये तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स कटायन ही है, तो अनायन की बात ही छोड़ दो, हम लोग शुरुआत वैसे भी कटायन से ही करते हैं, कटायनिक स्पीशीज से। अब कॉम्प्लेक्स है तो फिर से लिगैंड से शुरुआत करेंगे, कितने हैं, 6 है। कौन सा लिगैंड है, वाटर है, पर उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, एक्वा। ओके, तो चलो हेक्सा, 6 है इसलिए हेक्सा, फिर एक्वा। कुछ परेशानी नहीं, देखो हेक्सा एक्वा, कुछ ए को नहीं मिटाना है, ए ज़्यादा नहीं लेना है, या फिर ए कम नहीं लेना है, ई कम नहीं, मतलब ई कम नहीं करना है, जैसे नाम है वैसे लिखना है, हेक्सा एक्वा बस। फिर टाइटेनियम, क्योंकि देखो लिगैंड का हो गया हमारा नामकरण। अब आएगा मेटल, तो मेटल है टाइटेनियम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का टायन है, नाम वैसे रहेगा। अब ये तो न्यूट्रल है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+ चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना होगा, 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लिया हम लोग ने 3। बस आयन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है ये, हम लोग इस नाम से हम लोग इसके स्पीशीज तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलो छोटा सा था, अब आगे देखते हैं। CONH3 ClNO2, ये पूरा एक साथ, और फिर Cl। तो शुरुआत फिर से करेंगे कैसे, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स दिख रहे, बाहर अनायनिक स्पीशीज क्लोराइड है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स से शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स में लिगैंड से शुरू करेंगे। लिगैंड भी देखो नाम लाइन से जुड़े हुए, अमाइन, तो मतलब अमोनिया है तो अमाइन हो गया ये, ओके, अमीन हो गया सॉरी, फिर क्लोराइड हो गया। ओके, फिर
नाइट्रिटो हो गया, ये क्लोरिडो और नाइट्रिटो, तो लाइन में ही देखो A फिर C फिर N। ओके, तो लिखते समय ऐसे ही लिखना है इनको एकदम लाइन में। तो कितना है, 4 अमोनिया है, तो फिर क्या होगा, टेट्रा अमोनिया को हम लोग लिखते हैं अमीन। फिर क्लोराइड है ये, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो क्लोराइड हो जाएगा क्लोरिडो, ये होगा नाइट्रिटो। अब थोड़ा ध्यान देना है, ओके, ये थोड़ा सा मजेदार केस है। देखो हम लोग ने पढ़ा है एम्बिडेंटेड लिगैंड है नाइट्रिटो, एक तो N से जुड़ेगा या फिर O से जुड़ेगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है फॉर्मूला में, ये N से जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, तो इसलिए हम लोग नाइट्रिटो को आगे क्या लिखेंगे, हम लोग ने पढ़ा है नाइट्रिटो N लिखेंगे। फिर अब लिगैंड की कहानी तो खत्म हो गई, तीनों भी लिगैंड के नामकरण हो गए। अब आएंगे कोबाल्ट के ऊपर, तो फिर लिखेंगे हम लोग सिर्फ कोबाल्ट ही, क्योंकि ये कटायोनिक स्पीशीज ही है, राइट। अब कोबाल्ट के आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो यहाँ पर इसका है -1, इसका भी -1 और ये तो न्यूट्रल, तो इसके ऊपर है -1 तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो जाएगा +1। अब इसका निकालना है, मतलब -1 होगा -2, बाहर जाएगा +2 +2 +1 +3, तो कोबाल्ट हो गया 3। और लास्ट में आनायोनिक स्पीशीज का नाम वो है क्लोराइड। चलो हो गया खत्म। चलो तो देखते हैं अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम। तो मैंगनीज H2O6 2+, अब ये छोटे छोटे हैं, इनका नाम भी हम लोग देख लेंगे। अभी ये कटायोनिक कॉम्प्लेक्स से शुरू इससे ही करेंगे। फिर लिगैंड आएगा सबसे पहले, कितने लिगैंड है, 6 है, हेक्सा, एक्वा, मैंगनीज, ओके, क्योंकि ये कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ओके। लिगैंड मेटल हो गया, फिर मैंगनीज के ऊपर का चार्ज, अब ये न्यूट्रल है तो +2 ही होगा चार्ज, खत्म, ओके। नेक्स्ट NiCl4 पूरा कॉम्प्लेक्स है 2- सेम जाएगा, इसका आएगा टेट्रा, लिगैंड से शुरू करेंगे तो 4 क्लोराइड है, टेट्रा क्लोरिडो। फिर अब ये अनायन है, थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे ब्रेक लगाना है, क्योंकि फटाफट एकदम हाँ सब कटायन कटायन थे लिख दिया सबका नाम। निकल को अभी सिर्फ निकल लिख दोगे तो हो जाएगा फिर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर निकल 8 हो जाएगा, ये निकल खा लेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ओके। मेटल का नाम 8 से एंड होगा। और उसके बाद फिर हम लोग अभी इसका हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो ये -4 बाहर जाएगा तो क्या होगा +4, तो -2 +4 होता है +2, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ओके। आयन वगैरह कुछ लिखना नहीं है, मैंने प्रीवियस वाले भी इसमें बता दिया है, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग इस नाम से भी ऐसे पता लगाते कि ये कॉम्प्लेक्स आयन ही है, ओके। अब NiNH3 6 पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर Cl2, ओके। तो इसमें देखो लिगैंड से शुरू करेंगे, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स के नाम से शुरू करेंगे तो पहले लिगैंड से शुरू करेंगे, हेक्सा, अमीन, ओके। फिर निकल है, यहाँ पर निकल को सिर्फ निकल ही रहने देना है, क्योंकि कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो न्यूट्रल है, क्लोराइड के 2 है, मतलब -2, तो इसके ऊपर आएगा +2, तो निकल के ऊपर आएगा +2, तो 2 हो जाएगा। और फिर क्लोराइड, खत्म। अब COEN3 पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर 3+। अब ये तो है इथिलीन डायमीन, ओके, पर देखो नाम में क्या है, इथिलीन डायमीन। अब इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वही जो हम लोग ने देखा था बिस, ट्रिस, ये सब। अब यहाँ पर कितने 3 हैं, तो ट्रिस यूज करेंगे हम लोग, ओके। ये कटायोनिक कॉम्प्लेक्स से शुरुआत इससे करेंगे, कटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड से शुरू करेंगे, लिगैंड में अभी कितने लिगैंड है, ट्रिस, ये इथिलीन डायमीन है, पर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, भूलना नहीं है, तो नाम एकदम IUPAC के ही होने चाहिए, इथेन 1,2 डाय अमीन, ओके, डायमाइन, ओके। यहाँ पर अमीन मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ओके, नहीं तो डबल M लगा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो हमारा अपना ये अपना कोवैलेंट कंपाउंड है ये, ओके, NH2CH2CH2NH2। अब ट्रिस, ये हो गया लिगैंड का नाम हो गया पूरा, इथेन 1,2 डायमीन। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट वैसे रहेगा क्योंकि कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, तो ये तो न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वही होगा उसका चार्ज, तो 3, और कुछ नहीं लिखना है, आयन वगैरह, खत्म, ओके। अब ये तो हमें सबको पता है, बहुत ही जाना पहचाना ऐसा कंपाउंड है, और काफ़ी सिंपल सा भी है, इसको देख के खुशी होती होगी आपको शायद,
मुझे तो हुआ करती थी पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा नहीं था तब। तो क्या शुरू करेंगे हम लोग, ये तो कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल, तो सिर्फ लिगैंड और मेटल का नाम लिख देंगे आप लोग, खत्म। तो लिगैंड है ये हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर बोला क्या था, कार्बोनिल लिखना है इसे। ओके, इसका नाम बदल दिया इन लोगों ने। तो कार्बोनिल कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा कार्बोनिल, और फिर निकल। अब यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, खत्म। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, वो तो होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप और होते हैं, मतलब 2 क्लासिफिकेशन और है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी 4 और टाइप के आइसोमेरिज्म है। तो पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर जाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब इनके जो आइसोमर्स होंगे या फिर जो कंपाउंड्स होंगे, ओके, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम होंगे, केमिकल बॉन्ड्स भी सेम होंगे, पर जो अरेंजमेंट है लिगैंड्स का इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो अरेंजमेंट स्पेस में अलग होगा, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट जो है लिगैंड्स का वो अलग अलग होगा। ओके, तो पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एकदम क्विकली देखेंगे हम लोग, इतना इन डेप्थ में जाएंगे नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उतना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म होता है इसमें लिगैंड का जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है ये अलग अलग होगा कंपाउंड्स में। ओके, तो चलो अब एग्जांपल देना है तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग, काफी सारे एग्जांपल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हम लोग एकदम सिंपल सा MX2L2 ले लेते हैं। ओके, अब ये X और L कैसे है, यूनिडेंटेड है दोनों भी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बताना कि ये लिगैंड्स कैसे है, यूनिडेंटेड है, डाइडेंटेड है, क्या है। ओके, अब यूनिडेंटेड है MX2L2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इनका क्या होगा, एक तो हम लोग X को एक साथ एक बाजू पर रखेंगे एडजेसेंट पोजीशन में, तो L भी क्या हो जाएगा, एक ही बाजू पर जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, X को ऑपोजिट डाल सकते हैं एक दूसरे के। ओके, तो L भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, सबको पता है हमें, और इसको बोलते हैं सिस। तो इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल पूछा है हमसे तो PT, ओके, NH3 ट्वाइस Cl2। ओके, फॉर्मूला भी इनके नामकरण के अनुसार ही लिखना है। देखो अमाइन पहले आएगा फिर बाद में क्लोरिडो आएगा, इसीलिए अमाइन बाद में Cl2, पहले Cl2 बाद में अमाइन नहीं लिखूंगा, वो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं होगा, मतलब करेक्ट नहीं होगा वो। ओके, तो चलो अब इसको सेम, तो सिस फॉर्म में PT, तो NH3 के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं NH3 एक साइड पे, ये क्लोराइड एक साइड पे, ये हो गया सिस, और फिर से PT, समझो क्लोराइड को मैंने इस साइड लिया, ये दोनों साइड एक साथ थे, एक ही साइड पर एडजेसेंट थे, अब मैंने अपोजिट कर लिया क्लोराइड को। ओके, और यहाँ पर मैंने अमोनिया को अपोजिट कर लिया। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पर अमोनिया के टर्म्स में सिस बताया था, तो ये अमोनिया के टर्म्स में ट्रांस भी हो गया, या फिर क्लोराइड के टर्म्स में सिस है ये, तो ये क्लोराइड के टर्म्स में भी ट्रांस हो गया। ओके, चलो देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दूसरा है टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ओके, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे की। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मतलब देखते हैं हम लोग एग्जांपल की मदद से समझ में आएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल भी देखना है हमें, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला मेटल का कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिसमें डाइडेंटेट लिगैंड ले लेते हैं हम लोग, काफ़ी ईजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल में हम लोग कोबाल्ट और इथिलीन डायमीन का कॉम्प्लेक्स लेंगे, इथिलीन डायमीन 3 लेंगे और इसके ऊपर 3+ चार्ज आएगा। तो बनाएंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर, देखो ऐसे कुछ। ओके, तो यहाँ पर इथिलीन डायमीन ऐसे जुड़ेगा, नीचे कुछ ऐसे जुड़ जाएगा और साइड में ऐसे जुड़ेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा विजुअलाइज करना है हमें। ये एक प्लेन में है बॉन्ड्स सारे, ये प्लेन के ऊपर जा रहा है, ये प्लेन के नीचे आ रहा है। तो एक प्लेन के ऊपर जाने वाला बॉन्ड हमारे टेबल के इस कॉर्नर के साथ जुड़ेगा, एक प्लेन के नीचे जाने वाला बॉन्ड हमारे टेबल के इस कॉर्नर के साथ जुड़ेगा। ओके, ऐसे आगे। ओके, ये ऊपर से पीछे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है साइड में। ओके, अब इसके ऊपर चार्ज है 3+। अब देखेंगे इसका ऑप्टिकल आइसोमर
इसी को उल्टा कर देना है हमें बस। तो कैसा होगा इसका उल्टा? ओके, ये इथिलीन डायमीन ये साइड पे, ये साइड लेके आएंगे हम लोग। ये यहाँ पर इथिलीन डायमीन, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। अब कि मिरर इमेज देख रहे हैं हम लोग, मिरर में देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा हमें, और ये साइड पे लेके आएंगे तो कुछ ऐसा मिरर इमेज हमें मिल जाएगा। और ये दोनों भी मिरर इमेजेस जो होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, मतलब हम इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लेके आ गए तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि ऐसा हो रहा है रिजेंबल। ओके, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट, तो रिजेंबल नहीं होगा। ओके, तो ये इथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे लेके आएंगे हम लोग तो ये यहाँ पर दिख जाएगा हमें। ओके, ये वाला यहाँ पर दिख जाएगा हमें, ये वाला हमें यहाँ पर दिख जाएगा ऐसे, तो रिजेंबल नहीं हो रही, इसलिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। और ये एग्जाम्पल है हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। चलो, तो हम लोग ने एकदम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लिया एकदम फटाक से। ओके, इनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग को जो पूछा था क्वेश्चन में, अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं एकदम फटाफट उनके एग्जाम्पल के साथ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे आइसोमर्स जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और ये आइसोमर्स कैसे होंगे, तो इनमें जो केमिकल फॉर्मूला होगा या फिर ये जो कंपाउंड्स होंगे, ओके, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, पर इनके जो केमिकल बॉन्ड्स है वो ही अलग होंगे। ओके, तो अब सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम लोग टाइप देखेंगे और लास्ट में हम लोग इसी रिजल्ट पर आएंगे कि यार केमिकल बॉन्ड ही बदल गया इन कंपाउंड्स में। ओके, तो चलो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो नाम से पता चलेगा, देखो लिंकेज मतलब लिंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, केमिकल बॉन्ड में गड़बड़ है हमें पता है। अब केमिकल बॉन्ड में ऐसी गड़बड़ है कि कोई तो जो लिंक कर रहा है ना वो गड़बड़ कर रहा है। अब हमें पता है लिंक कौन करता है, लिगैंड करते हैं लिंक, मेटल को लिगैंड जोड़ते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं मेटल से। तो ऐसा कौन सा अतरंगी लिगैंड है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, या फिर उसके पास थोड़ा सा अलग कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स, राइट, क्योंकि इनके पास दो अलग अलग डोनर एटम्स है, पर ये भाई खुद की मर्जी से जिस डोनर एटम से चाहे उस डोनर एटम से बॉन्ड बना सकते। तो यही कुछ गड़बड़ कर देते। ये क्या कर देते, एक कंपाउंड में इनके एक डोनर एटम से बॉन्ड बना लेते और दूसरे कंपाउंड में, ओके, जो उसका ही आइसोमर होगा उसमें ये दूसरे डोनर एटम से बॉन्ड बना लेते। अब ये थोड़ा खिचड़ी हो गया रहेगा शायद, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोबाल्ट है, अमोनिया है और नाइट्रिटो है। तो नाइट्रिटो एकदम क्लिक हो जाएगा आपको, एम्बिडेंटेड लिगैंड है। यहाँ पर भी देखो कोबाल्ट, अमाइन और ये भी नाइट्रिटो लिगैंड है। ओके, अमोनिया है सॉरी, और ये नाइट्रिटो लिगैंड है। पर फर्क देखो, यहाँ पर ये नाइट्रिटो लिगैंड नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ। यहाँ पर ये नाइट्रिटो जो लिगैंड है ये ऑक्सीजन से बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोबाल्ट के साथ। यही फर्क है इन दोनों के बीच में, इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो एकदम सेम ही रहेगा, क्योंकि कोबाल्ट, अमोनिया, नाइट्रिटो ग्रुप, क्लोराइड जो है सेम ही है, इसमें भी कोबाल्ट 5 अमोनिया, नाइट्रिटो ग्रुप 2 क्लोराइड है, मतलब 2 क्लोरीन है, सब सेम है, बस केमिकल बॉन्ड ही अलग है। यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रोजन है बॉन्ड और यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट में। तो इसीलिए ये हम इन्हें लिंकेज आइसोमेरिज्म में इनका एग्जाम्पल देख रहे हैं, और ये लिंकेज आइसोमर्स है एक दूसरे के। ओके, चलो अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखते हैं। नाम में देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होंगे ना, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें दोनों भी कटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी और अनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट होगी। ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हो गया अनायनिक, अनायंस और कटायंस दोनों भी, और इन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में अलग अलग मेटल आयंस होंगे। ओके, यहाँ पर भी देख रहे हो जैसे आप कोबाल्ट और क्रोमियम है, अलग अलग मेटल आयंस है, और ये इनके लिगैंड से जुड़े होंगे। ओके, ये कुछ पर्टिकुलर लिगैंड से जुड़े होंगे। अब होगा क्या, इन लिगैंड की अदला बदली, फेरबदल हो जाएगा। तो अदला बदली होने के बाद कंपाउंड कुछ अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल में कोबाल्ट NH3 6 है और क्रोमियम साइनाइड 6 है। तो कोबाल्ट के पास जाएगा साइनाइड, देखो कोबाल्ट के पास जा रहा है साइनाइड, और क्रोमियम के पास जा रहा है अमोनिया। ओके, तो अब ध्यान से देखोगे तो सभी ये पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाले और ये वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सेम ही दिखेगा, एक ही कोबाल्ट है, एक ही क्रोमियम है। ओके, अमोनिया 6 है, साइनाइड 6 है, सेम इसमें भी कोबाल्ट 1, क्रोमियम 1, अमोनिया 6, साइनाइड 6, पर बॉन्डिंग अलग हो गई। कोबाल्ट के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन का बॉन्ड है, मतलब कोबाल्ट नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर क्रोमियम और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर देखो क्रोमियम और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, अलग हो रहा है देखो, और यहाँ पर कोबाल्ट और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है।
तो ये पूरा का पूरा केमिकल बॉन्ड ही अलग अलग हो रहा है इन दोनों कंपाउंड में। ओके, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आ रहे हैं। ओके, और एक बात इंपॉर्टेंट देखो कि यहां पर अब आप जब इनको इंटरचेंज कर दोगे तो गलती से भी ऐसा मत लिख देना कि CONH3 है तो फिर CO साइनाइड 6 हो जाएगा और आप इसको कटायनिक एंटिटी करके लिख दोगे और अनायनिक एंटिटी ऐसे कुछ लिख दोगे कि क्रोमियम अमोनिया 6, गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो क्यों, यहाँ पर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका -6 हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर -3 आएगा। ओके, ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर +3 है, ये तो पूरा न्यूट्रल है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। अब ये हमारा कटायोनिक स्पीशीज है, देखा ये अनायोनिक स्पीशीज है, गड़बड़ हो जाएगा ना, हम लोग कटायोनिक स्पीशीज पहले लिख देते हैं हमेशा, तो ऐसा ही लिखना है इसे। यहाँ पर देखो कटायोनिक स्पीशीज पहले ही लिखा हुआ है CrNH3 और बाद में अनायोनिक स्पीशीज हम लोग ने लिखा हुआ है COCN6। ओके, चलो अब देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे आइसोमर्स जो अलग अलग आयंस दे देते हैं ओके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर ये अगर सॉल्यूशन में गया तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे टूटेगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस और Br माइनस में, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे प्लस आ जाएगा और Br माइनस, यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा 2+ और ये SO4 क्या ऊपर आएगा SO4 2-। ओके, तो अब हो क्या रहा है, देखो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एकदम डिट्टो सेम है। फर्क क्या है, देखो एट द एंड ऑफ द डे मतलब एट द एंड हम लोग ने क्या देखा था, फर्क यही होगा कि यहाँ पर कोबाल्ट और सल्फेट आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर कोबाल्ट और ब्रोमाइड आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बस अलग केमिकल बॉन्ड्स हो गए। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात इनमें ऐसा होता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऐसे क्यों मतलब हो रहे हैं ये एक दूसरे से अलग। ओके, क्योंकि इनमें जो एक काउंटर आयन होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम लोग, समझो ये M, ये X, ओके, ये Y, ये दो लिगैंड्स हैं MXY और बाहर है हमारा काउंटर आयन। ओके, तो इसको हम लोग लेते हैं चलो A, ओके, L नहीं लेते, वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब होगा क्या, इस A के पास ना कुछ सुपर पावर्स होंगी, जैसे कि सुपर कैरेक्टर्स के पास होती है, आपको तो पता ही है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो ये सुपर पावर्स से क्या करेगा, अंदर के लिगैंड को डिस्प्लेस कर देगा और ये जो काउंटर आयन है वो खुद लिगैंड बन जाएगा, कुछ ऐसे MXA और Y को बाहर भेज दिया, मतलब जादू ही कर दिया इसने। तो इसके वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इन्हीं को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इन्हीं को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स और ये दिखाते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, चलो तो आगे देखते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो जब वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे तो ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट इसमें है क्या कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दो जो कंपाउंड्स होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनमें फर्क यही होगा कि इनमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो एक तो ये डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे मेटल से, या फिर थोड़े फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कुछ ऐसे। ओके, फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही फर्क होगा इन सॉल्वेट आइसोमर्स में। तो एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर हम लोग ने लिया है वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड में वाटर डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल से। ओके, 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लोराइड बाहर है, और दूसरे कंपाउंड में 5 वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो बचा है ना, वो ऐसे बाहर फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऐसे बाहर चिपक गया है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो हो क्या रहा है, देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो एकदम डिट्टो सेम आ जाएगा। क्रोमियम 1 है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 क्लोराइड, 3 क्लोरीन, यहाँ पर भी क्रोमियम 1, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोरीन। पर केमिकल बॉन्डिंग देखो इनकी, क्रोमियम के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वाटर के ऑक्सीजन के साथ हो रहे हैं, देखो। ओके, पर यहाँ पर क्रोमियम के 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो रहे हैं और छठवां जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्लोरीन के साथ बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक वाटर जा रहा है बाहर, तो क्लोरीन वही चांस देख के अंदर आ जा रहा है। ओके, तो इसीलिए ये कुछ ऐसे डिफर करेंगे एक दूसरे से, और ऐसे ही आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स, जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो ये पहला कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिया है। अब ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में है, देखो M,
लिगैंड के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, मतलब डाइडेंटेट लिगैंड होंगे ऐसे 3। ओके, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देते, क्योंकि हम लोग ये जो डाइडेंटेट लिगैंड है इसके पोजीशन को हम लोग ना सिस में रख पाते, ना ट्रांस में रख पाते, मतलब ना एडजेसेंट रख पाते इनको, ना ही इनको हम अपोजिट रख पाते, तो ना सिस ट्रांस बनेगा, ना फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर बनेगा। ओके, अब आगे देखते हैं कोबाल्ट NH3 अब ये वाला जो है ये इस फॉर्म में है, देखो MX3L3। ओके, और ये दोनों भी जो है एक्स और एल ये यूनिडेंटेट लिगैंड्स है। अब हमने पढ़ा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमें फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स देते हैं। ओके, ये सिस ट्रांस नहीं देंगे पर फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स देंगे। तो कितने आइसोमर्स हो गए? 2, तो इसका आंसर 2 होगा। और इसका थोड़ा फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अब बन रहा है आइसोमर तो फटाक से देख लेते हैं। तो ये कोबाल्ट है कुछ ऐसे, ओके, यहाँ पर भी, और 3 अमोनिया 3 क्लोरीन है, तो हम लोग क्लोरीन को यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, 3 क्लोरीन को, और ये जो अमोनिया के नाइट्रोजन है इन्हें हम लोग फेसेस पर ले लेते हैं। ओके, ऑक्टाहेड्रन के, और इस केस में क्लोरीन क्लोरीन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ऐसे सेंटर में। ओके, और क्लोरीन। अब देखो ये है हमारा एक प्लेन, अब इसके प्लेन में ये हमारा ऑक्टाहेड्रन का फेस है, ऑक्टाहेड्रन का एक फेस, नीचे वाला फेस ऐसे। ओके, ये आगे वाला फेस है, ये पीछे वाला फेस है ऐसे, मतलब साइड वाला फेस है। ओके, ये पीछे वाला फेस होगा ऐसे। ओके, ऑक्टाहेड्रन को देखोगे तो ध्यान से, तो कुछ ऐसे फेस के ऑक्टाहेड्रन के अगर लिगैंड के जो डोनर एटम्स है वो तीनों भी कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रन फेस के, तो ऐसे आइसोमर को हम लोग बोलते हैं फेशियल आइसोमर। ओके, FAC। और यहाँ पर देखो ये जो लिगैंड्स है ये मेरिडियन पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रन की, मतलब बीच वाला जो प्लेन है इसमें है। ओके, और मेरिडियन पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बीच वाला पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे आइसोमर को कहते हैं मेरिडोनियल, मेरिडोनियल आइसोमर। इनको ऐसे MER करके डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, तो इसका आंसर होगा 2। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, पहला ये कॉम्प्लेक्स दिया है हमें, तो कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में है देखते हैं हम लोग, एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए हमें याद आ जाएगा एकदम। तो ये मेटल है, लिगैंड हमारा डाइडेंटेट है, 3 है ये ऐसे। तो हमें पता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में। हम लोग ने थोड़े पिछले एग्जाम्पल में देखा था, अभी पिछले सवाल में ही, कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करता, पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा देखते हैं। देखो चलो, तो स्ट्रक्चर बनाना है, चलो क्रोमियम। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा क्योंकि डाइडेंटेट लिगैंड है, 3 डाइडेंटेट लिगैंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रन। अब ऑक्टाहेड्रन में हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक ही प्लेन में होगा पूरा। ओके, ये 4 बॉन्ड्स जो है, अब ऊपर से इथिलीन डायमीन इस बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से इथिलीन डायमीन ऐसे जुड़ेगा, और यहाँ से इथिलीन डायमीन ऐसे जुड़ेगा। ओके, अब चार्ज कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो भूलना नहीं है हमें, जब हम लोग आइसोमर ड्रॉ करेंगे तब 3-। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाने वाले, तो हो जाएगा इसी का ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, अब ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा भी देखो इसका, क्योंकि देखो ये इथिलीन डायमीन वाला जो है पार्ट ये साइड आ जाएगा, ये वाला ये साइड जाएगा, ये वाला ये साइड जाएगा, ऐसे कुछ। तो देखो, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये इथिलीन डायमीन वाला पार्ट ये साइड गया, ये वाला ये साइड आ जाएगा। ओके, और ये वाला जो है ये साइड आ जाएगा। तो देखो ये एक ही प्लेन में है और ऊपर चार्ज। अब ध्यान से देखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होगा, इसको अगर इसके ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, इथिलीन डायमीन तो रिजेंबल, मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ रिजेंबल तो नहीं करेगा। ओके, चलो अगले कॉम्प्लेक्स का ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे है, मेटल, ओके, यूनिडेंटेट लिगैंड, फिर डाइडेंटेट लिगैंड के 2 डाइडेंटेट लिगैंड लिए हम लोग ने, कुछ ऐसा। तो हम लोग को पता है, हम लोग ने पढ़ा भी है ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसका सिर्फ सिस फॉर्म ही हमें ऑप्टिकल आइसोमर देता है। ओके, तो बना के भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भाई ट्रांस वाला नहीं देता, तो ट्रांस बना के देखते हैं पहले सबसे। ओके, ये प्लैटिनम मैंने बीच में लिया। ओके, अब ट्रांस बना रहे हम लोग, तो क्या कर रहे हैं हम लोग,
इन क्लोरीन एटम्स को मैं ऊपर और नीचे ले लिया, ओके, अपोजिट, ओके, इन दोनों को, तो इथिलीन डायमीन तो प्लेन में आ जाएंगे, तो होगा क्या, देखो ये पूरा का पूरा आपको ऐसे दिख रहा है। अब इसी का मिरर इमेज बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज बनाने के बाद सेम ही इमेज होगा इस साइड पर भी, पूरी की पूरी तरह से सुपर इम्पोज होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर इसीलिए शो नहीं कर रहा है, ये ट्रांस वाला फॉर्म, ओके। बनाते समय इसके ऊपर ये चार्ज भी होगा, थोड़ा सा ब्रैकेट बना दिया और 2+, ओके। अब सिस वाला फॉर्म कैसे शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर, ये हमारा आंसर है एक्चुअल में, ये तो बस मैंने बनाने के लिए दिखाया था क्यों नहीं ट्रांस शो कर रहे हैं। अब सिस वाला फॉर्म देखेंगे हम लोग, ओके। तो इसमें क्लोरीन को एडजेसेंट पोजीशन पर लेंगे, इथिलीन डायमीन ऐसे जुड़ेगा, ओके, ये एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके, ओके। और पूरे इसके ऊपर चार्ज कितना दिया है, 2+, तो 2+। अब इसी का देखो मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग, प्लैटिनम ऊपर नीचे, तो ये क्लोरीन जो है, अब हम क्या करेंगे मिरर इमेज बनाते टाइम पे पलटा देंगे इसको, तो बस क्लोरीन इस साइड आ जाएगा, ऊपर का क्लोरीन तो वैसे ही रहेगा, ओके। ये इस साइड चला जाएगा तो पूरा का पूरा इथिलीन डायमीन का बॉन्ड ये बाजू में आ जाएगा, ओके, ऐसे प्लैटिनम के साथ। ये वाला इस साइड चला जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो, ओके। ये एक प्लेन में है, अगर आप देखोगे तो इन दोनों को भी सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं हो पाएंगे सुपर इम्पोज एक दूसरे से, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसको रोटेट भी करके आप चाहो तो देख सकते हो, इससे भी आपको पता चलेगा कि इसको रोटेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इससे आइडेंटिकल नहीं हो सकता, ओके। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जिसके ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हमें। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, देखो फॉर्मेट में M, ओके, X2 ऐसे समझ लो, ये X है, X2 L2, फिर डाइडेंटेट लिगैंड है A, ओके। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है कि जो ट्रांस आइसोमर होता है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, सिस आइसोमेरिज्म, सिस वाला जो आइसोमर है वो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ट्रांस वाला क्यों नहीं करता, वो फटाक से देख लेते हैं एक बार, तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा दिमाग में कि क्यों बाबा ट्रांस वाला ऐसा गड़बड़ कर रहा है। तो देखो ये क्रोमियम है, बीच में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अमोनिया को हम लोग लेंगे ऊपर ऐसे नीचे, तो अपोजिट पोजीशन पर लेंगे, फिर क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा और इथिलीन डायमीन का ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाएगा, ओके। ये पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज। अब इसी का, ये ट्रांस वाला है, इसी का हम लोग मिरर इमेज देख लेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो क्रोमियम है बीच में वैसे ही, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही पड़े रहेंगे, इनको कुछ नहीं होगा मिरर इमेज में। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स इस तरफ आ जाएंगे और ये जो इथिलीन डायमीन है वो उस तरफ चला जाएगा, ओके। अब आप कहोगे कि यार ये तो सुपर इम्पोजिबल कहाँ है, ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल ही लग रहा है। देखो इथिलीन डायमीन यहाँ पर है, वो यहाँ पर दिखेगा, क्लोरीन तो यहाँ पर है, वो यहाँ पर आ गए, मतलब इस साइड में है तो क्लोरीन इस साइड आ गए, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप रोटेट करोगे ना इसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोटेट करने के बाद हमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो डिट्टो इसके जैसे ही होगा, ओके। तो फिर इसीलिए हम लोग को ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। देखते हैं अब कैसे रोटेट होगा। देखो ये जो हमारा बॉन्ड है, ओके, ये यहाँ आएगा, ओके, और ये जो आगे वाला बॉन्ड है ये आगे चला जाएगा इस साइड। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये इथिलीन डायमीन को इस साइड लेके गए तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ बनेगा ना, ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे वाले बॉन्ड को आगे लेके जा रहे हैं, पीछे वाले बॉन्ड को उसके पीछे रख रहे हैं। तो टोटल एंगल कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक फिर 90 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री होगा, ओके। ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ओके। ये देखो प्लेन है एक, आप गलती से भी इसको बीच में मत समझ लेना, ये प्लेन में एंगल जाएंगे, प्लेन में बॉन्ड घूमेंगे ऐसे। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब 90 और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब 90, इसलिए मैंने बोला कि पूरा 180 घूमेगा। ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा तब 90 और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब वो 90, तो पूरा ये भी 180 घूमेगा, ओके। तो सारे बॉन्ड्स को हम लोग को ऐसी 180 डिग्री घुमा देना है। तो पहले इन दोनों को घुमा दिया, देखो चलो हम लोग ने, ये इथिलीन डायमीन यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है, मतलब मज़ेदार चीज़ अब होगा। देखो क्या होगा, ये वाला सबसे आगे चला जाएगा, राइट। तो इसके आगे कौन सा बॉन्ड है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है सबसे आगे चला जाएगा यहाँ तक, ओके। फिर इसके आगे कौन सा बॉन्ड है, देखो क्लोरीन वाला बॉन्ड है। चलो तो इसके आगे क्लोरीन वाला बॉन्ड है, तो हमारे इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, राइट।
अब इस क्लोरीन के आगे क्या है, और एक क्लोरीन है, तो चलो इसके आगे भी एक क्लोरीन आ जाएगा। अब इस क्लोरीन के आगे ये क्या है, ये इथिलीन डायमीन वाला बॉन्ड आ रहा है, तो देखो इस क्लोरीन के आगे इथिलीन डायमीन वाला बॉन्ड, ऊपर का चीज तो सेम ही रहेगा, देखो अमोनिया। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला देख रहे हो आप, सेम है इसके जैसे ही, अमोनिया दोनों ऊपर नीचे तो वैसे ही है। ये देखो क्लोरीन 2 इस साइड में, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन इस साइड में, और इथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल ये साइड, हो गया ना जादू। तो इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, चलो तो अब आते हैं कि ये सिस वाला क्यों शो करेगा। अभी ट्रांस वाला देखा क्यों नहीं कर रहा था, सिस वाला कैसे करेगा देखते। तो ये हम लोग ने लिया क्रोमियम, ओके, यहाँ पर सिस में दिखाना है हमें, तो अमोनिया को हम लोग ने ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पर ले लिया। ओके, फिर बचे क्या, क्लोरीन। तो इथिलीन डायमीन में हमारे पास एक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इथिलीन डायमीन को ऐसे जोड़ देते हैं और यहाँ पर 2 क्लोरीन ऐसे ले लेंगे। ओके, तो ये सिस वाला हो गया। अब सिस में देखो क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्रोमियम ऊपर नीचे ऐसा, अमोनिया। ओके, तो होगा क्या, ये उल्टा इस तरफ जाएगा, तो क्लोरीन इस तरफ, ये वाला भी क्लोरीन उस तरफ। ओके, ये इथिलीन डायमीन इस तरफ, ओके, इस तरफ आ गया। ओके, और ये अमोनिया जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 आइसोमर्स हैं, इन्हें आप रोटेट करके भी देख लो चाहिए तो, जैसे अभी हम लोग ने पिछले वाले ट्रांस वाले को रोटेट करके देखा तो नहीं आया था, इसको भी आप रोटेट करके खुद से देख लो, आपको नहीं मिलेगा। जो रोटेट करने के बाद स्ट्रक्चर है वो इसके जैसा नहीं मिलेगा। अब ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल ही है, ओके, क्योंकि ये वाला इथिलीन डायमीन यहाँ पर जाएगा, ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पर दिखेंगे हमें। ओके, पर इसको रोटेट करने के बाद भी आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इसके जैसा नहीं होगा, इसीलिए ये 2 अलग अलग आइसोमरिज्म शो कर रहा है। सिस वाला जो है ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है इसका, ओके, और ये दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चल जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑफ। तो अब और मजा आएगा क्योंकि अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के भी स्ट्रक्चर बनाने वाले। ओके, तो देखो यहाँ पर डाइडेंटेट लिगैंड वाले हैं, डाइडेंटेट लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स है, MX2 लिगैंड के जो है 2 लिगैंड्स है हमारे पास, 2 डाइडेंटेट लिगैंड्स है कुछ ऐसे, चार्ज का छोड़ दो, तो ये कुछ ऐसा है, ये इसको भूल जाओ, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारा। अब इसके हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के देखते हैं। ओके, तो कैसा होगा देखो, Cl2 2 है तो पक्का सिस आइसोमर तो बनेगा, और ट्रांस भी बनेगा क्योंकि 2 हमें अच्छे से आइडेंटिकल लिगैंड्स मिल गए हैं। ओके, तो पहले हम लोग सिस वाला बना लेते हैं, तो कोबाल्ट बीच में ले लिया मैंने। ओके, अब इसका जो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा कोबाल्ट का, क्योंकि देखो ये डाइडेंटेट है, तो ये 2 है तो 2 साइड्स इसके पास होते अकेले के पास, तो 4 हो जाएगा, और ये 2 तो 6, इसलिए हम लोग ऑक्टाहेड्रन बनाएंगे। ओके, बहुत खुशी खुशी में फटाक से स्क्वायर प्लेनर या फिर स्क्वायर प्लेनर मत बना देना। ओके, अब ये जो क्लोरीन है सिस वाला बनाना है, तो क्लोरीन मैंने यहाँ पर एक लिया, यहाँ पर एक लिया। ओके, और इथिलीन डायमीन जो है ये मैंने ऐसे यहाँ पर एक जोड़ दिया, और ये ऐसे जोड़ दिया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया अपना सिस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसे ही ट्रांस वाला भी बना देंगे, तो ट्रांस में क्लोरीन को ऊपर नीचे ले लेंगे हम लोग। ओके, तो होगा क्या, हम लोग को ये जो 2 इथिलीन डायमीन है हमारे, उसको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा देखो कि ये जो ट्रांस है ये तो दिखाएगा ही नहीं। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिट्टो सेम है, इसका आप मिरर इमेज बनाओगे तो उल्टा ही कर दोगे तो सेम ही दिखेगा एकदम। ओके, अब ये शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो ये सिस था, ये ट्रांस था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी का ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पर बना देते हैं। ओके, तो कोबाल्ट ऊपर नीचे, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रन। ओके, तो उल्टा घुमा रहे तो इथिलीन डायमीन उस तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा इथिलीन डायमीन, फिर क्लोरीन इस तरफ, ऊपर वैसे ही क्लोरीन है प्लस चार्ज। ओके, तो आप इसको अगर रोटेट करके भी देखोगे तो भी आपको रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इसके जैसा नहीं होगा, इससे रिसेंबल नहीं करेगा। तो ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर हो गए और ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, सिस और ट्रांस। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं पहले। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कुछ ऐसा बनेगा, देखो कोबाल्ट लिया हम लोगों ने। ओके, सेम 2
यहाँ से डोनर आइटम्स आ गए और एक इथिलीन डायमीन से 2 मतलब 4 हो गए, 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्टाहेड्रन ही बनेगा इसका भी। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस वाला बना रहे हैं पहले, तो यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर क्लोरीन ले लेते, यहाँ पर इथिलीन डायमीन ऐसे ऐसे जुड़ेगा, ओके, एक दूसरे के साथ, तो ये सिस बन गया। अब ट्रांस के लिए इथिलीन डायमीन को ऐसे अपोजिट लगा दो, ओके, और ये ऊपर NH3 नीचे Cl, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ओके। चार्ज है इसके ऊपर तो 2+, ये भी 2+, तो बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा, देखो ये तो देगा नहीं हमें ऑप्टिकल आइसोमर, तो यही देगा हमें ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। तो ये एक ऑप्टिकल आइसोमर हो गया इसका, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग बनाते हैं इसका सेम कोबाल्ट, ऐसे ही इथिलीन डायमीन ऐसे जुड़ेगा, ये साइड जाएगा तो ओके, ये वाला इथिलीन डायमीन ये साइड जा रहा है, ओके, ऊपर अमोनिया ऐसी, ये वाला क्लोरीन ये साइड आ गया, ये वाला इथिलीन डायमीन इस साइड जाएगा, बस। तो प्लेन दिखाना है आपको, मतलब आपको समझ में आया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब हम लोगों ने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं और आपने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको एकदम फटाक से समझ में भी आ जाएगा, ओके। तो इस केस में इसको भी आप रोटेट करके देख लो, फिर भी आपको जो रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल मिलेगा वो इससे रिजेंबल नहीं करेगा। ऐसे भी आपको दिख रहा है कि इथिलीन डायमीन यहाँ पर जा रहा है, तो ये सुपर इम्पोज तो नहीं कर रहा है, पर रोटेट करके भी देखोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, ओके, सेम स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल। चलो, तो मजा आ रहा है। अब और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शुरुआत करते हैं। पहले दिया है CONH3 2Cl2, तो सिस वाला बनाते, तो अमोनिया को एडजेसेंट में ले लो, ओके। बचेगा क्या, इथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल एक ही है इसमें, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते इसे, और ये जो क्लोरीन है ये नीचे, ओके। चार्ज कितना है, +1 कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये हो जाएगा सिस, क्योंकि अमोनिया का भी पोजीशन देखो यहाँ पर एडजेसेंट ही है, क्लोरीन का भी पोजीशन एडजेसेंट ही है, ओके। ट्रांस वाला देख लेते, विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया हम लोग पोजीशन को चेंज कर देते, तो अमोनिया ऊपर नीचे, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे बना देते और क्लोरीन ऐसे और ऐसे, ओके। अब इन स्ट्रक्चर्स को देख के तो आपको पता चल गया रहेगा कि ये जो ट्रांस वाला मॉलिक्यूल है ये हमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका बना भी लेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ओके, तो ये हमें सुपर इम्पोज तो नहीं करेगा, मतलब सुपर इम्पोज तो नहीं होगा डायरेक्टली ऐसे देखने जाएंगे तो, पर उसको हम लोग अगर रोटेट करेंगे उस स्ट्रक्चर को, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा है, तो उस स्ट्रक्चर को रोटेट करने के बाद ये जो ट्रांस वाला आइसोमर है, रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा ये इसके साथ ही सिमिलर पाया जाएगा, एकदम सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रांस वाला आइसोमर शो नहीं करता। आप खुद से देख सकते हो, ट्राई करके बना के देखो इसका मिरर इमेज, और उसको रोटेट करके देखो कुछ ऐसे कि इस स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए, तो हो जाएगा रिजेंबल, ओके। अब ये जो सिस वाला है यही हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा सिस वाला। तो इसका जो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है वो बना लेते हैं हम लोग, तो कुछ यहाँ पर ऐसे इथिलीन डायमीन जाएगा, ओके, ये साइड से इस साइड जाएगा, शिफ्ट होगा, अमोनिया इस साइड आ जाएगा और क्लोरीन जो है वो इस साइड आ जाएगा, ओके। ऊपर अमोनिया नीचे क्लोरीन, तो इसको अगर आप ट्राई करोगे, रोटेट करने की कोशिश करोगे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ओके। आप ट्राई करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ये वाला कॉम्प्लेक्स एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स देख लेते, तो प्लैटिनम, अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये क्या नया आ गया है, PY, ये क्या होता है, ओके। तो ये होता है पिरिडीन, आपने पढ़ाई होगा ऑर्गेनिक में एकदम, C5H5N होता है ये, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ओके, ये डबल बॉन्ड ऐसे, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसीलिए ये लिगैंड की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये प्लैटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है, पर बेसिक सा चीज़ है कि देखो ये मेटल है, ABCD चारों भी लिगैंड अलग अलग है। हम लोग ने पढ़ा है कि ऐसा अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो, ओके, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हमें आइसोमेरिज्म
जो दिख रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, तो ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, 2 सिस होते हैं, एक ट्रांस होते हैं। चैप्टर में भी हम लोग ने ऐसा टाइप का एग्जांपल देख लिया, फिर भी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, देखो एकदम। तो प्लैटिनम, तो करना क्या है, देखो इसमें स्क्वायर प्लेनर है, तो किसी एक लिगैंड को जो आपको अच्छा लगा, प्यारा लगा, उसको ले लो। मैंने अमोनिया को ले लिया, चलो मुझे ये अच्छा लग रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी के लिगैंड्स की पोजीशन हम लोग बनाएंगे, ओके। तो कुछ ऐसे बनेगा, ओके, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, अमोनिया का पोजीशन, मतलब अमोनिया और ब्रोमीन को अपोजिट रख दिया, ओके। फिर मैंने क्या किया, अमोनिया और क्लोरीन को रख दिया अपोजिट, और अमोनिया और पिरिडीन को अपोजिट रख दिया, ओके। यहाँ पर अमोनिया ही जाता है, हाँ। अब बचा क्या, अमोनिया ब्रोमीन हो गया। अब मुझे जैसे चाहिए वैसे मैं लगा सकता हूँ, अमोनिया ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन पिरिडीन, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर पिरिडीन लगा दिया। अमोनिया क्लोरीन हो गया, तो ब्रोमीन और पिरिडीन, तो देखो यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर पिरिडीन लगा दिया, और अमोनिया पिरिडीन है तो ब्रोमीन क्लोरीन बचे, तो मैं ब्रोमीन को यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्लोरीन को यहाँ पर लगा रहा हूँ, ओके। ये अलग अलग है। अब ध्यान से देखना, ये अमोनिया का जो पोजीशन है पिरिडीन के साथ, अगर हम लोग इसको देखेंगे, अगर इसको और इसको हम लोग सिस मान रहे, ओके, एडजेसेंट पोजीशन में मान रहे, तो इस सिस के हिसाब से ये दोनों एक ही साइड पे आ रहे हैं, देखो, तो कुछ ये सिस आइसोमर बना रहे दोनों भी, ओके। तो 2 सिस आइसोमर बन रहे, और यहाँ पर देखो ये अमोनिया पिरिडीन के साथ जादू ही हो गया, देखो ट्रांस में है, तो इसीलिए ये ट्रांस आइसोमर बना रहे। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो ही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और इनमें एकदम मस्त हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बिल्कुल शो नहीं करेंगे, ओके। चलो तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल। aqueous copper sulfate solution blue in color gives 1 a green TPT with aqueous potassium fluoride and 2 a bright green solution with aqueous potassium chloride. Explain these experimental results. Okay, तो चलो एक्सप्लेन करते। तो सबसे पहले ये जो aqueous copper sulfate solution है, इसको ब्लू कलर क्यों है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो कॉपर सल्फेट पानी में है, ओके, एक्वियस, तो ये 2+ में एग्जिस्ट कर रहा है, ये SO4 2- में एग्जिस्ट कर रहा है, और हमें पता है पानी में है मतलब वाटर भी है, तो ये लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, CO2+ के CO2+ आयन के साथ हाय हेलो बोलने जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और फिर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना देगा COH2O4 2+। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है हमें दिख रहा है वाटर लिगैंड हमारा, इसके डी ऑर्बिटल्स जो होंगे, जो डीजेनरेट होंगे, इनको ये क्या करेगा, डीजेनरेट जो है एक एनर्जी में है, उनकी एनर्जी को अलग अलग कर देगा, मतलब स्प्लिट कर देगा डी ऑर्बिटल्स को, ओके। तो इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, और क्या होगा फिर, डी ट्रांजिशन होगा। इस डी ट्रांजिशन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है ये ब्लू कलर शो करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स पानी में है, इसीलिए वो जो सॉल्यूशन है हम लोग का, उसका कलर ब्लू है, ओके। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब इस ब्लू कलर का क्या हो रहा है, ग्रीन पीपीटी बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये जब पोटेशियम फ्लोराइड आएगा तो ये हमारा कहानी का विलन ही है, समझ लो। इसमें ये जो फ्लोराइड है, देखो ये एक लिगैंड है, और ये वाटर को रिप्लेस कर देता है, तो अदला बदली का गेम खेलते रहते हैं ये लोग, तो ऐसे ही ये वाटर को रिप्लेस करेगा, ये लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन में, इस लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन में, और वाटर को रिप्लेस करके क्या करेगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा CuF4 2-। चार्जेस बैलेंस कर दोगे आप, तो इसके ऊपर +2 ये, यहाँ पर +2 था तो यहाँ पर भी +2 ये, -4, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 आ जाएगा, ओके। और पानी तो निकल ही रहा है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ये 4 फ्लोराइड आयंस बोलेंगे कि भाई चलो तुम लोग अभी टाटा बाय बाय बोल दो कॉपर को और निकल जाओ, तो ऐसे करके ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, और ये कॉम्प्लेक्स का जो कलर है ये ग्रीन है, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसीलिए हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ओके। अब वैसी सेम कहानी KCl के साथ भी होगी, तो KCl का जो क्लोरीन है वो रिप्लेस करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, ओके। सेम ऐसी देखो यहाँ पर, तो 4 क्लोराइड गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है CuCl4 2-, ओके, ये कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राइट ग्रीन है, इसलिए हमें ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे हम लोग ने जो भी सवाल इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो इसके बाद वाले सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।